ओके, तो हमने ना पार्टनर्स तो कर लिया था शुरू, पार्टनर्स फीचर्स भी पढ़ लिए थे और इसके लिमिटेशंस वगैरह भी। तो अब टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स के बारे में बताया हुआ है। तो इसको ना क्लासीफाई किया, अब जैसे क्या है, बहुत अलग अलग तरीके के पार्टनर्स हमारे पास होते हैं। जैसे अभी ये आएगा, तो इसमें देखो तुम्हें जो बेसिक वाला है पहले वो समझते हैं। एक तो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है देखो, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर और पार्टनर बाय स्टॉपल। ये सारे पार्टनर्स दिए होंगे, ठीक है। तुम्हें दिख रहा होगा कहीं पे पॉइंटर बना होगा या कुछ बना होगा, देखो। क्या बना होगा? टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर का कोई बॉक्स बना होएगा, मिल रहा है वो, देखो। हाँ है ना, हाँ 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 हाँ। हाँ, देखो उसी पे ध्यान देना। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है शुभम, बहुत तरीके के पार्टनर्स होते हैं शुभम, ठीक है, अलग अलग तरीके के। तो जैसे इसमें सबसे पहले इन्होंने ना, इन्होंने कैटेगराइज तो कर दिया है, एक्टिव पार्टनर होता है, स्लीपिंग डॉर्मेंट, सीक्रेट, नॉमिनल पार्टनर, बेस्ट ऑपल। तो पहले समझते हैं होते कौन से। मीनिंग क्या कहता है, एक्टिव पार्टनर कौन होता है शुभम, इज़ वन हु टेक एक्चुअल पार्ट इन कैरिंग आउट द बिजनेस ऑफ फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर। जैसे तुम और मैं जो है दोनों पार्टनर्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो तुम भी इक्वली उतना काम करोगे जितना मैं करूँगा, जितना मैं करूँगा उतना तुम भी करोगे, दोनों चीज़ें, जितना तुम करोगे उतना मैं करूँगा, जितना मैं करूँगा उतना तुम करोगे। तो ये आपका एक्टिव पार्टनर हो जाता है एक तरीके का, ठीक है। इसके आगे भी फीचर्स हैं। फिर स्लीपिंग पार्टनर कौन सा होता है, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसे क्या है, तुमने और मैंने पार्टनरशिप करी और मैं स्लीपिंग पार्टनर हो गया, मैंने पैसा भी लगा दिया, सब चीज़ हो गई, जो भी प्रॉफिट होएगा होएगा, जो लॉस होएगा होएगा, हम लोग जो है इसमें करेंगे, ठीक है। बस मैं डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा शुभम तू काम संभाल, ठीक है। अगर प्रॉफिट होता है तो डिवाइड कर लेंगे, और लॉस होता है तो वो भी बता दियो, वो भी हम लोग इकट्ठे अपना मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर होता है एक सीक्रेट पार्टनर, ठीक है। सीक्रेट पार्टनर कौन सा होता है, जिसमें जिसमें तुम्हारा और मेरा एसोसिएशन अगर है, ठीक है। तो जैसे हम, तुमने बोला पार्टनरशिप फर्म है, बट मेरे बारे में किसी को नहीं पता, ठीक है। मेरे बारे में किसी को कि अतुल सर शुभम की कंपनी में पार्टनर है, इसको हम लोग सीक्रेट पार्टनर्स के बारे में बोलेंगे। बट मैं सारे काम करूँगा, तुम्हारे तुम्हारे जैसे पैसा भी लगाऊंगा, लॉस भी है, जो भी है, छोटे छोटे पीछे पीछे एक्टिविटीज़ भी कर दूंगा, इस तरीके से। फिर एक होता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो वन हु अलाउज द यूज़ ऑफ हिज और नेम बाय अ फर्म, ठीक है। तो जैसे मैंने, तुमने बोला कि मैं सर मैं आपका नाम यूज़ कर लूँ पार्टनरशिप फर्म में, इस तरीके से कुछ होए तो मैंने बोला हाँ चलो कर लो, पर मैं कोई कैपिटल वैपिटल नहीं लगाऊंगा। हाँ, हालांकि अगर इस केस में कोई लॉस हो जाता है तो उसकी भरपाई मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम सबको बता दोगे कि अतुल सर पार्टनर है, अतुल सर पार्टनर है मेरी फर्म में, आप पैसा लगाओ या ये काम करो, इस तरीके से होता है। पार्टनर बाय एस्टॉपल में क्या होता है, पार्टनर पर्सन इज कंसिडर अ पार्टनर बाय तो एस्टॉपल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पूछो 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 शुभम। तो अगर वो इसमें बोलता है कि हाँ तो बता दो कोई बात नहीं, फिर क्या, क्या बता दो कोई बात नहीं, समझा नहीं। कि मैं सीक्रेट पार्टनर, वो पार्टनर हूँ। नॉमिनल पार्टनर, हाँ। नॉमिनल पार्टनर में तो मैं अलाउ करूँगा, अगर मैं अलाउ कर दूंगा तुम यूज़ करते रहो। अब उस बिहाफ पे कोई ट्रांजैक्शन होती है, आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो उस ट्रांजैक्शन में अगर कोई लॉस हो जाता है तो उसकी भरपाई फिर मुझे भी करनी पड़ेगी तुम्हारे साथ साथ। अच्छा, हम्म। ठीक है। ओके, फिर इसके बाद पार्टनर बाय स्टॉपल है। पार्टनर बाय स्टॉपल क्या कहता है, अ पर्सन इज कंसिडर्ड अ पार्टनर बाय स्टॉपल इफ थ्रू हर इज ओन इनिशिएटिव, कंडक्ट और बिहेवियर ही गिव्स एन इंप्रेशन टू अदर दैट ही इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म। अब जैसे क्या है, पार्टनर बाय स्टॉपल में क्या होता है, हम दोनों कहीं जा रहे हैं, तुम अलग अलग जगह मुझे लेकर जा रहे हो, और जैसे मैं, मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं तुम्हारे साथ घूम रहा हूँ, कुछ है बाय कंडक्ट मैं ये शो कर रहा हूँ, मेरे बिहेवियर से ये शो हो रहा है कि मैं पार्टनर हूँ। बाई चांस किसी ने हमसे पूछ लिया, जैसे तुमसे पूछ लिया या मुझसे पूछ लिया या तुमसे पूछ लिया कि ये पार्टनर है क्या आपके साथ काम करते हैं क्या, तो मैं बोल दूंगा हाँ, तुम भी बोल दोगे हाँ। इस केस में अगर मेरे नाम से या तुम्हारे नाम से कोई डीलिंग हो जाती है और तब भी लॉस होता है किसी भी तरीके का, तो उसकी भरपाई मुझे करनी पड़ेगी। बट ये दोनों केसेस जो है, नॉमिनल और एस्टॉपल वाले में, इसमें कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं करता है पार्टनर, ये याद रखना। एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट में तो करता है, नॉमिनल और पार्टनर बाय एस्टॉपल में नहीं करता। ये मैंने एग्जाम्पल पहले समझा दिया ताकि आगे आएगा तो कोई डाउट ना हो। समझ आई बात शुभम की नहीं आई ये वाली बात? हाँ जी सर, हाँ। ठीक है ठीक है।
उसके बाद इन्होंने बोला है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। एक्टिव पार्टनर जो है कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, स्लीपिंग पार्टनर भी करता है, सीक्रेट पार्टनर भी करता है, नॉमिनल पार्टनर और जो है पार्टनर बाय एस्टॉपल कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता है किसी भी तरीके का। ठीक है, ये चीज़ एक इन्होंने यहाँ पे बताई। फिर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये एक्टिव पार्टनर करेगा मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट। सीक्रेट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर नहीं करता, सीक्रेट पार्टनर करता है छुप छुप के, और पार्टनर बाय एस्टॉपल नॉमिनल पार्टनर नहीं करता। प्रॉफिट एंड लॉस शेयर, तो एक्टिव पार्टनर तो शेयर करेगा प्रॉफिट एंड लॉस, स्लीपिंग पार्टनर भी करेगा, सीक्रेट पार्टनर भी करेगा। जो पार्टनर बाय नॉमिनल पार्टनर है वो प्रॉफिट और लॉसेस इतने ज़्यादा शेयर नहीं करता, मतलब लॉस का तो मेजर कंपोनेंट रहता ही है, और सेम एज पार्टनर बाय एस्टॉपल वो भी नहीं करता, बट अगर हाँ लॉस होता है तो दोनों नॉमिनल या वो उनको शेयर करना पड़ता है लॉस। लाइबिलिटी की बात करें तो एक्टिव पार्टनर है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, वही जो हमने पीछे पढ़ा था कि अगर आपको कोई नुकसान हो जाता है तो अपने घर से आपको पैसा देना पड़ेगा कुछ भी बेच के, सब केसेस में कॉमन है। ठीक है, अनलिमिटेड इसमें भी है, स्लीपिंग में भी है, सीक्रेट में भी है, नॉमिनल और उसमें, ठीक है, और एस्टॉपल में। इसमें बस वही है कि अगर कोई तीसरे बंदे की डीलिंग तुम्हारे बिहाफ पे हो जाती है नॉमिनल पार्टनर या एस्टॉपल के बेस पे, तो लॉस के लिए माना जाएगा, वैसे नहीं होता बस। ठीक है, जैसे आपने किसी को नाम दे दिया तो उस पर डीलिंग हुई, लॉस हो गया, तो फिर कंसिडर करेंगे, या फिर किसी ने आपसे पूछ लिया तो लॉस हो गया उस पर आप पे डीलिंग पे, तो आप जो है इस पर शेयर करोगे, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आगे लिखा भी हुआ है, इसमें शायद तुम्हारी बुक में तो नहीं होगा बट मुझे एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं तुम्हें फ़ोटो भेज दूंगा, लिखा हुआ है, देखना है, एन एग्जाम्पल ऑफ पार्टनर बाय एस्टॉपल लिखा हुआ है तुम्हारी बुक में। नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। और ये जो पार्टनरशिप पे ये है कि लॉस होगा तो सबको शेयर करना होगा। लॉसेस तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है ना सबकी, सबकी हाँ, तो अनलिमिटेड। सबको ही शेयर करना है ना। हाँ हाँ, प्रॉफिट ऊपर तो फिर सिर्फ उसको दो दो को नहीं करनी। हाँ वो नॉमिनल और एस्टॉपल वाला। ठीक है। अब इसमें शुभम आगे देखोगे तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स के बारे में बताया है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। देखो ये बुक में है, बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। नहीं। होएगा, देखो होएगा, ये तो होता ही है, एनसीईआरटी में भी है तो यहाँ पे भी होएगा, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। तुमने नई बुक क्यों नहीं ली, पुरानी क्यों ले ली है? हाँ, बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ये लॉकडाउन में ना मेरे एक दोस्त ने मेरे को दे दी थी। अच्छा अच्छा, चलो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, अब ये देखो शुभम, इसमें क्या लिखा है, ये एक और पार्टनरशिप का तरीका है। तो पार्टनरशिप बहुत बहुत तरीके की होती है, इसमें अब ड्यूरेशन के बारे में बताया सबसे पहले। ड्यूरेशन मतलब टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करिए शुभम यहाँ पे। ये क्या कहता है, एक तो पार्टनरशिप एट विल होती है, एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप एट विल क्या कहता है, फॉर्म्ड एट द विल ऑफ द पार्टनर इज कॉल्ड एट पार्टनरशिप एट विल। तो मतलब यूजली सारी पार्टनरशिप ऐसी ही होती है, जैसे तुमने मैंने बात करी और बोले पार्टनरशिप कर ले, हाँ जी कर ले, तो हमारी विलिंगनेस थी, ठीक है, तो इसको हम लोग पार्टनरशिप एट विल बोलेंगे। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है शुभम, फॉर्म फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, से कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग और एन एक्टिविटी टू बी कैरिड ऑन फॉर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड इज कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जैसे तुमने और मैंने ने कोलाबोरेशन कर लिया या पार्टनरशिप कर ली, किस लिए कि एक प्रोजेक्ट है हमारे सामने, उसको पूरा करने के लिए। जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा हम लोग, हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, ठीक है, जो भी प्रॉफिट या लॉस जिस तरीके से शेयर करके हम लोग उसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप एट विल जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा होता है, और जब आप, जैसे हम दोनों में से कोई भी अगर बोल देगा आप पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं करनी, हम गिव अप कर देंगे। बट पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या होता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म होएगा वैसे ही वो एक्सपायर हो जाती है पार्टनरशिप। ठीक है शुभम, ये इन्होंने बताया। और ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी की हम लोग बात करें तो ये क्या कहते हैं, जनरल पार्टनरशिप होती है एक होती है लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप क्या है, द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड एंड जॉइंट।
ठीक है। जनरल पार्टनरशिप में सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, ये हमें पता है। जॉइंट लायबिलिटी होगी, ये तो सबकी ही होती है। लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है, द लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड, वेयर एज द रेस्ट में हैव लिमिटेड लायबिलिटी। तो एक पार्टनर की जो होगी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, जैसे जिसने शुरू कराना है, और बाकी सारे की जो होगी वो लिमिटेड लायबिलिटी होगी। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी इस तरीके से होता है। पार्टिसिपेशन एंड मैनेजमेंट की बात करें इसमें अगर, तो पार्टनर्स एंजॉय द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म एंड देयर एक्ट्स आर बाइंडिंग ऑन ईच अदर। जैसे होता है एक दूसरे का अगर कोई डिसीजन लेता है तो वो माना जाएगा। लिमिटेड पार्टनर्स पार्टनरशिप में बोला है दे डू नॉट एंजॉय द राइट ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर एक्ट्स डू नॉट बाइंड द फर्म और अदर पार्टनर्स। ठीक है, तो इनको राइट ऑफ मैनेजमेंट में पार्ट नहीं मिलता, और इनका कोई अगर ये कुछ करते भी हैं तो इनका कोई डिसीजन माना नहीं जाएगा। जनरल पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज़ ऑप्शनल, लिमिटेड पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पार्टनरशिप इज़ कंपलसरी। ठीक है, ये चीज़ है। एग्जिस्टेंस की बात करें, अगर किसी की डेथ हो जाती है, कोई पागल हो जाता है, कोई रिटायरमेंट हो जाती है, किसी की इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो जनरल पार्टनरशिप जो है अफेक्ट होती है। लिमिटेड पार्टनरशिप जैसे कहते हैं, ये पार्टनरशिप अफेक्टेड नहीं होती। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती भी है तो। ठीक है, तो इसमें बाकी सारे लोग इसको मिलकर चला सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखा होगा। ठीक है, तो ये आपका ड्यूरेशन और बेसिस और लायबिलिटी है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से करना। और इसमें एक देखो शुभम शुभम होगा तुम्हारी बुक में, माइनर एज अ पार्टनर निकालो, माइनर एज अ पार्टनर। मिल गया शुभम, माइनर एज अ पार्टनर। माइनर वन, इसके बाद सर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। ये तो हमने कर लिया। माइनर एज अ पार्टनर टॉपिक ढूंढो, माइनर एज अ पार्टनर, ये तो हमने कर लिया शुभम, अभी क्या है। इसी टॉपिक में होगा। मिलता ही नहीं सर इसमें। अच्छा, इसी ना, ये उसके बाद है पार्टनरशिप डीड, उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अच्छा चलो ये कर लो फिर, ये दिया ना, इसको खोल लो फिर, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म खोल लो, पार्टनरशिप डीड और प्रोसीजर वगैरह दिया हुआ है जो। ठीक है, माइनर बाद में मैं तुम्हें भेज के समझा दूंगा। रजिस्ट अभी इन्होंने जैसे क्या बोला था शुभम, हमने शुरू में पढ़ा था कि ना पार्टनरशिप फर्म आपके ऊपर डिपेंड करता है आप रजिस्टर कराना चाहते हो कि नहीं। कहते हैं अगर रजिस्टर कराओगे तो उसका अपना एक कॉन्सिक्वेंस है, नहीं कराओगे उसका अपना कॉन्सिक्वेंस है। कहते हैं नहीं रजिस्टर कराते तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत आती है। रजिस्टर करा लोगे तो उसके फ़ायदे भी हैं, उसके ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ये क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप में आपको कंपनी का नाम, उसके प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स वगैरह सब चीज़ें जमा करानी पड़ती है, कहाँ पे काम कर रहे हो वो सब बताना पड़ता है। इट इज़ ऑप्शनल फॉर अ पार्टनरशिप फर्म टू गेट रजिस्टर, हाउएवर इन केस ऑफ फर्म डज नॉट गेट रजिस्टर इट इज़ डिप्राइव्ड ऑफ मैनी बेनिफिट्स, उसको फ़ायदा नहीं मिलता। सबसे पहला तो ये आता है आपका क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड भी आ जाता है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड फर्म है आपकी, तो पार्टनर जो अनरजिस्टर्ड फर्म का होता है वो किसी के ऊपर केस नहीं कर सकता, स्यू नहीं कर सकता। सूट का मतलब या स्यू का मतलब होता है यहाँ पे केस करना। ठीक है, जैसे अगर हम दोनों पार्टनर हमने डिसाइड कर लिया, अब हम दोनों अगर अनरजिस्टर्ड है, मैं तुम्हारे ऊपर केस नहीं कर सकता, तुम मेरे ऊपर, क्योंकि कोई लीगल एग्जिस्टेंस ही नहीं है। फिर हम दोनों थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी केस नहीं कर सकते। अब अगर हमारा किसी ने पैसा मार लिया तो हम केस नहीं कर पाएंगे। फिर हम जो है फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनर्स ऑल्सो, तो पार्टनर्स का भी है, किसी दूसरी फर्म का भी है, तो इसलिए कहते हैं आप जो है रजिस्टर्ड कराओ फर्म्स को। इसका एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर आई होप बुक में दिया हुआ, नहीं दिया हुआ तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, इसको सिर्फ रीडिंग हमें करनी है। तो 1932 एक्ट के हिसाब से सिंपल सी बात है, एप्लीकेशन दो, कंपनी का नाम बताओ, लोकेशन बताओ, कहाँ कहाँ काम करोगे, कहाँ से डेट कब से ज्वाइन किया है, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर, ड्यूरेशन अगर कोई स्पेसिफिक है तो फीस डिपॉजिट कर दो, और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाता है। ठीक है, और इसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, आजकल ये क्वेश्चन आ भी जाता है, पहले नहीं आता था, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इसमें
ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सब चीज़ें लिखी होती है कि कोई भी 2-4 लोग जो पार्टनरशिप कर रहे हैं वो अग्रीमेंट में आ रहे हैं, उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पे सब लिखा होता है कि किसी भी तरीके का लेटर मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। एंड ये ओरल और रिटर्न हो सकता है, रिटर्न होएगा तो ज़्यादा बेटर है। और इसमें जो है सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होगी कि कैसे हम दोनों की या बाकी सारे लोगों के साथ मिला के हमारी पार्टनरशिप चलेगी, उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है ऊपर बात बता दिया इन्होंने। नेम ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉसेज, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन, सैलरीज एंड विड्रॉल्स, टर्म्स गवर्निंग एडमिशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स। इस तरीके से काम होता है। ठीक है, तो ये आपका पार्टनरशिप डीड था। ठीक है, समझ आई बात शुभम ये वाली, या यहाँ कोई डाउट है जो अभी हमने पढ़ा फिलहाल? नहीं सर, आगे सर इसके अंदर जो आप वो कह रहे थे केस करने वाला, तो उसके अंदर जैसे दो मतलब कंपनी रजिस्टर की भी है और उसके बाद फिर किसी पे भी केस कर सकते हैं, मतलब कुछ रिटर्न नहीं चाहिए। अगर तुमने रजिस्टर कर लिया है तो केस कर सकते हो, अगर नहीं किया है तो नहीं कर पाओगे, सिंपल है बस। अच्छा हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ठीक है, इसके बाद शुभम आ जाओ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे, निकालो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आगे पीछे होगा, देख लेना कहाँ पे लिखा हुआ है। जी सर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मिल गया ना? हाँ साथ में ही है। ठीक है, ठीक है, हम्म, एक मिनट शुभम। तो ये आपका तीसरा चौथा फॉर्म ऑफ बिजनेस है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और तुमने आसपास अपने देखा तो होगा, बट ये क्या है इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। तो कहते हैं वर्ड कोऑपरेटिव का मतलब होता है जब एक दूसरे को कोऑपरेट करके या कोई कॉमन पर्पस है उसको मिला के आप कुछ कर रहे होते हो, आपका पर्पस होता है कि सबकी मदद करी जाए। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सनस है, जैसे तुमने, मैंने और बहुत सारे लोगों ने, काफ़ी सारे, जैसे जितनी लिमिट होती है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मिल गए, हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे का भला करें, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हम लोग बना लेते हैं। इसमें जो लोग हमारे मेंबर्स बनेंगे हम उन लोगों का भला करने की सोचेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके चलते हैं। और जैसे क्या होता है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो हम उन सब से बचने के लिए सारे मेंबर्स जो भी हम लोग जैसे ख़रीदते हैं उसका प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा करके डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, या कई बार हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, महंगी होती है चीज़ें तो इकट्ठे आ जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके ख़रीद भी लेते हैं। ठीक है, इसमें मिडल मैन नहीं होता, तो सीधा फ़ायदा नुकसान हमें ही होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को सेटअप करने के लिए इन्होंने बोला इट इज़ सिंपल इनफ एंड एट मोस्ट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ द कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 10 एडल्ट पर्सन टू फॉर्म अ सोसाइटी। आपको 10 एडल्ट पर्सन की ज़रूरत होती है, और शेयर्स इशू करके जो है आप इसको कैपिटल रेज कर सकते हो। और ये डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी होती है इसकी, यानी इसके मेंबर्स और इसके जो सोसाइटी है वो दोनों अलग अलग लोग हैं। ठीक है, तो यानी अगर आप उनके कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील कर रहे हो किसके नाम से, तो आप एक्चुअली में उसके नाम से डील कर रहे हो, लोगों से डील नहीं कर रहे। ठीक है, और अगर आप लोगों से उनके डील कर रहे हो तो एक्चुअली में कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील कर रहे हो, कहने का मतलब ये है। तो डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी है, कंपनी अपनी जगह है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्चुअली में अपनी जगह है, और लोग अपनी जगह है।
ठीक है। और आप कंपनी के जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके नाम से आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हो, क्योंकि वो मतलब आर्टिफिशियल एंटिटी बुलाते हैं उनको, इस नाम से बुलाया जाता है। बस वो जीता जागता कोई प्राणी नहीं है, वरना सब काम कर सकते हो। अब उसके नाम से प्लॉट खरीद सकते हो, गाड़ी एक खरीद सकते हो, सामान खरीद सकते हो, बेच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एक बार स्टार्टिंग वाला फिर से समझाना। इसमें क्या बोला है शुभम, ये ना आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी होती है। जैसे हम लोग बायोलॉजिकल लीगल एंटिटी है, हम लोग चलते फिरते हैं, दिखते हैं, हमारी एग्जिस्टेंस है। ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी और एक आगे जॉइंट स्टॉक कंपनी आएगा, इनकी लीगल एंटिटी होती है आर्टिफिशियल। इनके नाम से कुछ भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हो, खरीद बेच सकते हो। हाँ, ये शादी नहीं कर सकते ठीक है। बाकी सारे काम, गाड़ी खरीदो, गाड़ी बेचो, उस कॉन्ट्रैक्ट में हो, कुछ भी खरीदो, मकान खरीदो, कुछ भी, ये सब चल रहा होता है इनके नाम से, कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से। ठीक है, ठीक। हाँ जी, हाँ जी। अब इसके फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो वॉलंटरी मेंबरशिप होती है। तो मैं शुभम को पकड़ के ज़बरदस्ती वो मेंबरशिप नहीं दिलाऊंगा। आपको लगता है आपको ज्वाइन करना, आप करो, वॉलंटरी होता है। इसमें कास्ट रिलीजन कुछ नहीं देखते हैं, कोई भी इंसान ज्वाइन कर सकता है, किसी का मन करता है तो, वरना छोड़ दे। प्रोसीजर होता है कि थोड़ा सा टाइम आपको ड्यूरेशन के अंदर नोटिस देके आपको छोड़ना पड़ता है। लीगल स्टेटस है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, इसलिए सेपरेट लीगल एंटिटी हम लोग बना सकते हैं। सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जा सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है। किसी के सोसाइटी के नाम से किसी के ऊपर आप केस कर सकते हो, किसी को कोई आपके ऊपर केस कर सकता है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसमें किसी भी तरीके के एंट्री एग्जिट का किसी को कोई खतरा नहीं पहुंचता। आराम से कोई भी मेंबर आ सकता है, कोई भी मेंबर जा सकता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। कंट्रोल की बात करें, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो कंट्रोल है वो इलेक्टेड मैनेजमेंट कमेटी के अंदर होता है, जो भी मैनेजमेंट कमेटी होती है। और इसमें सारे मेंबर्स के पास राइट टू वोट होता है, ठीक है। मतलब वो इरिस्पेक्टिव ऑफ आपने कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है, कम ज़्यादा कुछ भी है, आपको सिंगल वोट मिलेगा। आप उससे वोटिंग कर सकते हो किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए। इसीलिए इसको डेमोक्रेटिक कैरेक्टर के नाम से भी बुलाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें वोटिंग राइट्स होते हैं, इंक्लूसिव होते हैं ये लोग, ठीक है, सोच समझ के पूछ पाछ के काम करते हैं, तो थोड़ा सा ये फ़ायदा होता है। और इम्पॉर्टेंट बात ये कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो है सर्विस मोटिव होता है हेल्प एंड वेलफेयर का, और इससे जो है प्रॉफिट मेकिंग का कोई काम नहीं होता। जो भी सरप्लस जनरेट होता है उसको अकॉर्डिंगली जो है सब सारे लोग आपस में शेयर कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द जो भी लॉज बने हुए सोसाइटी के उसके हिसाब से, ठीक है। ये चीज़ करी मतलब ये 5-6 कंपनी की सोसाइटी बनी होती है? नहीं 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 नहीं, लोगों की सोसाइटी बनी होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के नाम से कुछ भी बना सकते हो ना, शुभम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, शुभम कोऑपरेटिव फाइनेंसिंग सोसाइटी, शुभम कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, किसी के नाम से भी बन सकता है। तो इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। अच्छा, ठीक है। कंपनी मतलब इस नहीं, नाम से कोई भी सोसाइटी खोल सकता है? कंपनी नहीं होती, हाँ, किसी भी नाम से कर सकते हो, किसी भी नाम से, ठीक है। इस तरीके तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में आता है, आगे आएगा कहाँ कहाँ सोसाइटीज़ काम करती हैं। और इसमें एक एग्जांपल दिया है अमूल का। अमूल जो है गुजरात मिल्क कोऑपरेशन फेडरेशन का, कोऑपरेटिव फेडरेशन के अंदर आता है। कभी पढ़ना, अमूल का मक्खन लेके आओगे तो उसके पीछे लिखा होता है बड़ा बड़ा। और ये लोग ये सारे क्या करते हैं, जितने भी जो इनकी अहमदाबाद में गुजरात जहाँ पे हैं ये लोग, वहाँ पे जितने भी दूध वाले हैं वो सब इकट्ठे होकर उन्होंने गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन बना रखी है, और अंडर द नेम ऑफ अमूल ये लोग सारा प्रोडक्ट, उनको सारा जितना भी दूध इकट्ठा होता है उनको दे देते हैं, और जो भी प्रॉफिट आता है वो उनके सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इस तरीके से। ओके, ठीक है। फिर इन्होंने अब मेरिट्स एंड लिमिटेशंस के बारे में बात करी है। तो मेरिट्स कहते हैं, सबसे पहले ईज़ ऑफ फॉर्मेशन है। आराम से इसको 10 मेंबर जो है आपको चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लो, सिंपल होता है ये वाला। 1912 के अंदर जो ये बन जाता है। उसके बाद अमेंडमेंट हुई थी तो ये आई थिंक हाँ 1912 के अंदर ही है, ठीक है जी, ठीक है। और फिर इसमें इक्वालिटी होती है वोटिंग स्टेटस में। आप जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, क्या दिया है, हर एक मेंबर के पास इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं। एक वन मैन वन वोट, इसको अंडरलाइन कर लेना, ये बात आपसे पूछ लेते हैं। वन मैन वन वोट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। सबसे फ़ायदे वाली बात क्या है, देखो अभी तक हमने पढ़ा है अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में। कोऑपरेटिव सोसाइटी में होती है लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। तो जैसे मान के चलो मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मैंने लगाए 10 लाख रुपए, शुभम आए तुमने लगाया 20 लाख रुपए या 5 लाख रुपए फॉर एग्जांपल, तो तुम्हारी लायबिलिटी 5 लाख तक ही होगी। नुकसान जितने मर्जी का हो तो मैं तुमसे सिर्फ क्लेम कर सकता हूँ 5 लाख रुपए, मुझसे 10 लाख रुपए। क्यों नहीं, किसी ने 2 लाख किए तो उससे 2 लाख रुपए, किसी ने 50,000 किए तो 50,000 रुपये।
बस उतनी ही लायबिलिटी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी। तो जितना भी आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उतनी ही आपकी लायबिलिटी है। आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को नहीं बेचा जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के नुकसान को पूरा करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये डिफरेंस है। नुकसान कैसे भरेंगे? कोऑपरेटिव सोसाइटी के बंदों से ही लेंगे फिर पैसे? जितना 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 होएगा, अगर ज़्यादा होएगा और जिसकी लायबिलिटी अगर कम हो रही होगी तो उतना ही भरा जाएगा, बस उससे ज़्यादा नहीं भर पाएगी कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है। ठीक है, ठीक है, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी है, बस ये ध्यान रखना। फिर बात आती है स्टेबल एग्जिस्टेंस की। स्टेबल एग्जिस्टेंस क्या कहता है? अगर किसी की डेथ हो जाती है, कोई बैंकरप्ट हो जाता है, कोई इंसेन हो जाता है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी की एग्जिस्टेंस को किसी भी तरीके का ख़तरा नहीं होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती रहेगी, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं इसमें, कोई आए या जाए, कोई इससे फ़ायदा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, चलता रहेगा अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इकॉनमी इन ऑपरेशंस है। इकॉनमी इन ऑपरेशंस क्या कहता है? मेंबर जो है ऑनररी सर्विसेज देते हैं सोसाइटी को, एज द फोकस इज एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन, दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट। तो आप अपनी मर्जी से आते हो, ठीक है, आप लोगों की मदद करने के लिए आते हो, इसमें ये नहीं देखते आपका क्या फ़ायदा है, तो आप आराम से लोगों की हेल्प कर देते हो। इसमें ऑनररी सर्विसेज इसमें देते हो। कई बार लोग रिटायरमेंट के बाद भी ज्वाइन कर लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, काम वाम ख़त्म करने के बाद अपनी लाइफ का, ठीक है, तो उसके बाद भी जो है अपनी सर्विसेज ये लोग दे रहे होते हैं। और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होता है, बिकॉज डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट इनको काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस कम लगाती है, सब्सिडीज़, लो इंटरेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये चीज़ है। ये तो आ गया फ़ायदा। नुकसान की अगर हम लोग बात करें, लिमिटेशंस में इन्होंने बोला है सबसे पहली बात कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। अब लिमिटेड मतलब हम पढ़ते आ रहे हैं लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना तो कोई भी सकता है, क्योंकि इसमें इन्होंने बोला है कि जितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन लिमिटेड मीन्स है, तो आपको ज्वाइन करना है, तो किसी ने 100 रुपये से कर लिया, किसी ने 2000 से कर लिया, किसी ने 5000 से कर लिया, किसी ने 1 लाख से कर लिया, उससे कोई लेना देना नहीं है, आप पार्टनर बन जाओगे। एंड लो रेट ऑफ डिविडेंड ऑफर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो एक्ट्स एज डिटरेंट इन अट्रैक्टिव मेंबरशिप और मोर कैपिटल फ्रॉम द मेंबर्स। तो इसमें ज़्यादा आपको कोई बेनिफिट भी नहीं मिलता, इसलिए जो है ज़्यादा कैपिटल आप रेज भी नहीं कर पाते। इनएफिशिएंसी होती है मैनेजमेंट में। मेंबर जो ऑनररी सर्विसेज देते हैं वॉलंटरी बेसिस पे होते हैं, तो प्रोफेशनली इतने ज़्यादा इक्विप्ड नहीं होते कि ढंग से काम कर पाए। कोऑपरेटिव जो है एम्प्लॉयज़ जो इतने भी होते हैं, सोसाइटीज़ होते हैं, वो एक्सपर्ट मैनेजर्स हायर नहीं कर पाते और उनको अच्छी सैलरीज वगैरह नहीं दे पाते, ये एक दिक्कत वहाँ पे आती है। सीक्रेसी मेंटेन नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज जितना पैसा आपने कमाया है, जितना पैसा आपने खर्च किया है, उसको सबको आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है अथॉरिटीज़ को। अथॉरिटीज़ में पेपर सबमिट होते हैं, तो आपको ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो अथॉरिटीज़ होती है वहाँ पे आपको जमा कराना पड़ेगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। सरकार का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर, रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको अकाउंट सबमिट कराने हैं, इंटरफेयर होता है, और किसी भी तरीके का अगर कुछ गड़बड़ आप करते हो तो स्क्रूटनी में भी चले जा सकते हो, चेकिंग में, तो ये भी दिक्कत होती है। एंड डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, बिकॉज किसमें जा सकते हैं? चेकिंग में किसी भी तरीके का अगर गड़बड़ करते हो तो स्क्रूटनी बोलते हैं उसको, चेकिंग को, हाँ। और साथ के साथ इन्होंने बोला है कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भी रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि इतने सारे लोग हैं, कहते हैं ना, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा गड़बड़ यहाँ पे होंगी, तो किसी का कोई व्यू पॉइंट है, किसी का कोई व्यू पॉइंट है, कभी कभी पर्सनल इंटरेस्ट भी घुस जाता है बीच में, ठीक है। और आप जो है आराम से, कभी कभी लोग भी होते हैं कि चलो बाकी लोग तो काम कर रहे हैं, मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी एक दिक्कत वहाँ पर आती है। ठीक है शुभम, समझ आई बात ये कि नहीं आई? आगे ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कहाँ लिखा हुआ है टॉपिक? टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होगा। हाँ जी, ठीक है, साथ में। हाँ जी। अब ये देखो, तुमने जो पूछा था ना, यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा शुभम कि ना टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कौन कौन सी होती है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है सबसे, इसका बेटर एग्जांपल जो है आपने देखा होगा, केंद्रीय भंडार है, गवर्नमेंट चलाती है केंद्रीय भंडार, ठीक है, सरकार का होता है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी सरकार ने बना रखी है, ठीक है। तो वो क्या करती है? कंज्यूमर को फ़ायदा पहुंचाती है। तो मार्केट में जो प्रोडक्ट्स महंगे मिल रहे होते हैं, वहाँ पे थोड़े से सस्ते मिलते हैं, तो इससे कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर मिलके बनाते हैं। जैसे कोई प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर क्या होता है कि यार ये रॉ मटेरियल हमें महंगा आता है, तो वो क्या करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं बल्क में, तो वही पैसा उनके लिए थोड़ा थोड़ा सबकी जेब से जाता है, तो वही रॉ मटेरियल उनको सस्ता पड़ता है फिर, ठीक है, इस तरीके से। तो परचेजिंग पावर उनकी थोड़ी सी बढ़ जाती है, इस तरीके से क्वांटिटी में भी खरीद सकते हैं और सस्ता भी खरीद सकते हैं इस वजह से,
फिर मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ये इसलिए बनाई जाती है, जैसे एग्रीकल्चर में ज़्यादातर यूज़ होती है, उनके जो जो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं जिनके क्रॉप्स वगैरह उनको बेचने में ना दिक्कत आए, तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है ताकि उनको प्रोडक्ट्स को मार्केट में आराम से बेचा जा सके। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इनको ये इसलिए बनाते हैं ताकि हमें जो जो हमारे इनपुट लगते हैं, जैसे फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, सीड्स, केमिकल्स वगैरह, जो भी सामान वामान खरीदना है, अगर अकेला बंदा नहीं खरीद सकता तो सारे मिलके खरीद लेते हैं, सस्ता पड़ता है, ठीक है, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये क्या करते हैं, अपने मेंबर्स को ज्वाइन कराते हैं, ये क्या सस्ते दामों में आपको लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं या बाहर भी देते हैं ऐसे बैंक, क्योंकि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बैंक्स भी होते हैं, सहकारी बैंक बोलते हैं, कोऑपरेटिव मतलब सहकारी होता है, ठीक है। सस्ते दामों में लोन्स प्रोवाइड कराते हैं। और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ होती है, जैसे द्वारका जाते हो ना तुम स्कूल, नहीं तुम पहले जाते थे, तो वहाँ पे रोहिणी द्वारका में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बहुत सारी है, तो वो क्या करते हैं, ऑब्वियसली एक जना तो कोई ले नहीं सकता, सारे मेंबर्स बन जाते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, फिर बिल्डिंग बना देते हैं, उस पर थोड़ा सारे मेंबर्स पैसा पैसा डाल डाल के उसमें सस्ता सस्ता पड़ जाता है उनको, महंगा नहीं पड़ता, और वो घर बना लेते हैं सस्ते दाम में, ठीक है, ये चीज़ है, पर उसके लिए मेंबरशिप आपको लेनी पड़ती है, ठीक है। मेंबर्स के इसमें इन्होंने बोला है, कंज्यूमर को सस्ते दामों में गुड्स मिले, कंज्यूमर वाले में, प्रोड्यूसर में वही है कि मिडल मैन हटा के सस्ते दामों में रॉ मटेरियल मिल जाए, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में रीज़नेबल प्राइस मिल जाए अपने आउटपुट का, क्योंकि जो बनाओगे तो अच्छा बिकना चाहिए, तो उसका फ़ायदा होए। फार्मर वाले में फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए है, क्रेडिट वाले में जिनको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए उनको सस्ते में मिल जाए, और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में कि वही है कि रेजिडेंशियल अकोमोडेशन आपको सस्ते दामों में मिल जाए, बिकॉज घर बनाना बड़ा डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। एम क्या है, कंज्यूमर वाले में मिडिल मैन को हटाना, प्रोड्यूस ओह सॉरी, वो फ़ोन गिर गया, एक मिनट। अरे प्रोड्यूसर वाले में वही मिडल मैन हटाना और फर्दर इन्होंने आगे बोला, एक सेकंड, फार्मिंग मार्केटिंग वाले में फेवरेबल पोजीशन, मिडल मैन को हटा के हमें मार्केट में डायरेक्टली हम बेचे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। फिर और फार्मिंग वाले में लार्ज स्केल फार्मिंग कर पाए, क्रेडिट वाले में वही है हायर इंटरेस्ट रेट से बचा जा सके, और जो है हाउसिंग वाले में कि इंस्टॉलमेंट्स पे सस्ते दामों में हम लोग अपना घर ले सकें, ठीक है, इस तरीके से ये करा जाता है, ठीक है। फंक्शनिंग इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सिर्फ रीड कर लेना, ठीक है, क्या फंक्शन करते हैं रीड कर लेना। फंक्शनिंग अगर तुम्हारी बुक में दिया है पॉइंट तो रीडिंग पर रख लेना, सिंपल है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ नहीं है। नहीं दिया हुआ। अच्छा ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये इन्होंने टाइप्स बताए, ये समझ आया शुभम, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की नहीं आया? अच्छा हाँ, फंक्शनिंग है, हाँ। फंक्शनिंग है वो, उसको वर्किंग रीड कर होता है। लेना, वो उसमें काम बताया है, जो जिसका जो नाम है वही काम है। कंज्यूमर वाले का कंज्यूमर वाला काम है, प्रोड्यूसर वाला का प्रोड्यूसर, मार्केटिंग का हाउसिंग वाले का हाउसिंग वाले के तरीके से, इतना ज़्यादा उसमें कुछ होएगा नहीं, रीड कर लेना बस उसको। हाँ जी। तो ये सब गवर्नमेंट की तरफ से ही है? नहीं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ तो होता तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही है एक तरीके की, बट ये सरकारी रजिस्टर्ड होता है, तो सरकार के रूल्स रेगुलेशन को आपको फॉलो करके चलना पड़ता है। सरकार नहीं चलाती है एक्चुअली अच्छा। में इसको, हाँ, अब प्राइवेट लोग ही चलाते हैं इसको। अच्छा। हाँ जी, समझ, ठीक है। ये समझ आया कि नहीं आया शुभम? हाँ जी, आ गया। ठीक है। ठीक है शुभम, तो हमें नेक्स्ट जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी कर रहा है, पर अभी हम फ़िलहाल इसको नहीं करेंगे। हम एक क्वेश्चन, हम लोग थोड़े बहुत मैं क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ कि जो भी हमने अभी ये किया है कोऑपरेटिव और पार्टनरशिप, ठीक है, एक बार पार्टनरशिप पे नज़र मारो, फिर मैं तुम्हारी पार्टनरशिप वाले पहले क्वेश्चंस पूछता हूँ, ठीक है। पार्टनरशिप वाले देख लो एक बार सारी चीज़ें, मैं तुमसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछता हूँ फिर इससे, पूछ। पूछ लो, देख लो एक बार, नज़र मार लो, कोई दिक्कत नहीं।
हाँ जी, पूछ लो। ठीक है। पहले पार्टनरशिप का पूछता हूँ, फिर कोऑपरेटिव का। ठीक है। अरोड़ा ब्रदर हैं, अरोड़ा ब्रदर इज़ अ फॉर्म फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शॉपिंग मॉल। अरोड़ा ब्रदर्स ने मिलकर जो है एक कंस्ट्रक्शन करनी है शॉपिंग मॉल की। आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप। कौन सी पार्टनरशिप होगी? उन्होंने सिर्फ वो बिल्डिंग करनी है। हाँ, शॉपिंग मॉल बनाना है बस। तो ये होगी वो वाली। सिर्फ मॉल बनाने के लिए आए हैं अरोड़ा नो। ब्रदर्स। एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए आए हैं, तो ये हो जाती है कौन सी पार्टनरशिप शुभम? नॉमिनल। नहीं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर वाले में स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए आते हैं साथ में। हाँ, ठीक है, पर्टिकुलर। कोई ठीक बात है। नहीं, कोई बात नहीं। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स कौन सी कितनी कैसी रहती है? जनरली लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स कौन सी होती है, लिमिटेड या अनलिमिटेड? लिमिटेड। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स नहीं, कौन? जनरली कौन सी होती है लाइबिलिटी? पार्टनर्स की। पार्टनर्स की लाइबिलिटी कौन सी होती है? लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड होती है? लिमिटेड। नॉर्म नॉर्मली जो है अनलिमिटेड ही होती है। कोई भी नॉर्मल पार्टनरशिप करोगे तो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, लिखा हुआ है, पीछे पढ़ा तो था। अगर बोला गया है कि लिमिटेड है तो लिमिटेड होगी। लिमिटेड पार्टनरशिप का अलग से टॉपिक है वो, वरना हर केसेस में जो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है। ठीक है। नेम द पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज नॉट नोन टू जनरल पब्लिक। एक ऐसे पार्टनर का नाम बताओ, कौन सा? सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर, बिल्कुल ठीक है। नेम द टाइप ऑफ पार्टनर हु contributes capital, shares, profit and losses but does not take part in the day to day management of the firm. स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। बेसिक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड इन पार्टनरशिप फर्म। कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए? मैंने बताया था, अभी लास्ट टॉपिक पढ़ा था हमने, पार्टनरशिप को चलाने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट यूज़ होता है। पार्टनरशिप डीड, पार्टिसिपेशन फॉर्म। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, क्या? पार्टनरशिप Partnership deed। पार्टनरशिप डीड, हाँ कोई बात ठीक नहीं, है। कोई बात नहीं। ये बताओ, अगर एक दो डकैत है, इफ टू डकैत साइन एन अग्रीमेंट टू ऑपरेट टुगेदर एंड शेयर द लूट, इफ इट इज अ पार्टनरशिप, ट्रू या फॉल्स? डकैत मतलब? डकैत डकैती जो करते हैं, डाकू, डाकू मंगल सिंह, डाकू शुभम सिंह। हाँ, अच्छा। दो दो चोर अगर एक साथ अगर वो अग्रीमेंट करते करते हैं कि हैं हम चोरी वो। करेंगे और सारा माल आपस में बांट लेंगे, तो ये पार्टनरशिप कहलाएगी कि नहीं? हाँ, नहीं, शायद पार्टनरशिप एट विल होगी। नहीं नहीं वो तो विल बाइट होगी, बट लीगल काम के लिए होता है ना, तो इलीगल काम है ना, इलीगल काम के लिए कुछ नहीं होता। ठीक है, पहली बात तो ऐसे पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप बड़ी बड़ी कंपनी वाले जो इनलीगल काम भेज रहे हैं। वो तो एक अच्छे अलग बात साफ है, नाम। वो तो लीगल इलीगल चल रहा है ना, ये तो कम्प्लीटली इलीगल है। एन अनरजिस्टर्ड फर्म, ये बताना, एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट बी सूड बाय अ थर्ड पार्टी। इसका मतलब ये है कि अनरजिस्टर्ड फर्म अगर होती है, कोई थर्ड पार्टी उनके ऊपर केस नहीं कर सकती। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। सही है, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर। ट्रू या फॉल्स? लाइबिलिटी जो है पार्टनर की, पार्टनरशिप की, जितना पैसा उसने लगाएगा उतनी लाइबिलिटी होगी। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है ना। ठीक है। इट इज कंपल्सरी टू गेट अ पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। कंपल्सरी नहीं है, पर करा लो तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, ये बताना मुझे,
अ पर्सन हु लेंड्स हिज नेम एंड गुडविल फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ये कौन सा पार्टनर कहलाएगा? पर्टिकुलर पार्टनर, पार्टनरशिप, स्लीपिंग पार्टनर या नॉमिनल पार्टनर? क्वेश्चन पढ़ना। पर्सन हु लेंड्स हिज नेम एंड गुडविल फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, अपना नाम दे देता है बस। पर्टिकुलर पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर? नॉमिनल। जो नाम देता है, नाम देना, नाम से नॉमिनल, नाम नॉम, नाम नॉम। ठीक है। अ पर्सन हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल बट डज नॉट टेक पार्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म, कौन सा पार्टनर होता है ये? कैपिटल लगाएगा पर कैपिटल देता है। डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। स्लीपिंग। ठीक है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को करने के लिए डॉक्यूमेंट लेते हैं जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, वो कौन सा वो क्या होता है डॉक्यूमेंट, उसका नाम? पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अभी पूछा था ना मैंने। एक मिनट रुको। जल्दी भी नहीं बोलता। कोई बात नहीं। देखो केस स्टडी सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनना। ध्रुव, सार्थक, धीरज। ध्रुव, सार्थक, धीरज 3 पार्टनर है फर्म में, और फर्म का नाम है फ्रेंड्स पुस्तक भंडार। लेटेस्ट बुक ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स रिमेन अवेलेबल एट पुस्तक भंडार। ऑल द पार्टनर्स डिसाइडेड दैट 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट, 10% जो टोटल प्रॉफिट होगा फर्म का, वो हम लोग गरीब बच्चों में बांटेंगे हर साल, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। धीरज जो एक रिनोन्ड बिजनेसमैन है जिसने अलाउ किया कि आप मेरा नाम यूज़ कर सकते हो, बट मैं कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करूँगा। सार्थक ने बोला कि वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा बट मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ध्रुव जो है वो दोनों काम करता है उन दोनों के बिहाफ पे, ठीक है। तो कौन कौन सा बंदा, कौन कौन सा पार्टनर हुआ? तो पहले मैं तुमसे वो पूछ लेता हूँ दोबारा। हाँ, धीरज कौन हुआ? धीरज क्या हुआ? पहले धीरज ने जो है वो उसने अपना नाम दिया है बट कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो धीरज कौन सा पार्टनर हुआ? नॉमिनल। सार्थक ने बोला मैं नॉमिनल। सार्थक शायद ही होगा, कोई बात नहीं। कोई नहीं, ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आते होते हैं, ठीक है, समझ आई बात? हाँ जी। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है जी। ठीक है शुभम, फिर आज हम इतना ही करते हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव वाला हम नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे, फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ते हैं, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बड़ा है वो, बहुत उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट क्लास में लेते हैं फिर हम लोग। ठीक है, चलो ठीक है शुभम, थैंक यू वेरी मच शुभम, बाय बाय बाय। अच्छा, हाँ जी। इसमें आप वो कुछ टाइप्स ऑफ पार्टनर में कुछ करा रहे थे ना, जो टॉपिक मेरे में नहीं था, वो मैं भेज देता हूँ, माइनर पार्टनर वाला। हाँ वो मैं भेज रहा हूँ। माइनर एज अ पार्टनर बता रहा है, 18 साल से कम जो लोग हैं उनका भेज देता हूँ। ठीक है।